हाय एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेजेस कोड 2020। वेजेस कोड 2020 लेबर लॉज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई सारी यूनिवर्सिटीज में पहले से था, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है, अभी इन्वॉल्व किया है गया है इस टॉपिक को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आने के 110% चांसेस होते हैं। एलएलबी हो, एलएलएम हो, जुडिशरी एग्जाम हो या कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो आज हम पढ़ेंगे वेजेस कोड 2020। वेजेस कोड 2020 कोई पहली बार नहीं बना, इससे पहले बहुत सारे एक्ट्स थे, बहुत सारे कोड्स बने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके थे, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे रिफॉर्मेशंस की नीड थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक नया कोड बनाया जिसका एक्ट आया था 2019 में, और 2020 में ये वेज कोड बन के तैयार हो गया। अब जो ये वेज कोड था, इसके अंदर ऐसे पुराने कौन कौन से कोड्स थे जो इंक्लूड कर दिए गए, वो थे, सबसे पहला आपका था वेज कोड, 2 इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी कोड एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये जो चार कोड थे, इन चारों को एक करके अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया गया जिसका नाम आया वेज कोड 2020। अब ये जो वेज कोड था, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारा जो लेबर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। लेबर लॉज ऐसे लॉज हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही लॉज बनाते हैं। अब जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे उसको स्टेट गवर्नमेंट को अपनाना पड़ता है और उसको मानना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवररूल नहीं कर सकती। तो अब पुराने वाले जो कोड्स बने हुए थे उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 बहुत कंफ्यूजिंग थे, नंबर 2 काफी पुराने थे, उनके अंदर चीजें अमेंड करने की नीड थी, नंबर 3 कॉम्प्लिकेटेड थे, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे वो, और इतने कॉम्प्लेक्स थे कि लोगों के समझ में ही नहीं आते थे। तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लेबरर्स एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उसको उसकी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए उन लॉज को अमेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इतने सारे अलग अलग तरीके के कोड्स बनाने के बजाय एक अम्ब्रेला के अंदर इन सबको लाना बहुत ज़रूरी था। और जब से ये आया तब से जो वेजेस हैं उनको समझना, उसको उसको एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना, अगर आपको कोई कोर्ट में केस डालना उसके लिए, तो वो डालना बहुत आसान हो गया। वो कैसे हुआ, हम इसको जब समझेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से डायरी पेन लेके बैठिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए ताकि आप इसको समझें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है ये, बट वंस, इट्स माई गारंटी, अगर एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो वेज कोड है, इसमें वेजेस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस? वेजेस की डेफिनेशन को भी बहुत सुधारा गया, जिसके अंदर हम ये बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ वेज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है वेजेस की डेफिनेशन? नंबर 1 इज बेसिक पे, नंबर 2 इज डियरनेस अलाउंस एंड नंबर 3 इज रिटेनिंग अलाउंस। ये जो 3 चीजें होती हैं ये हमारी इंक्लूड करती है वेजेस में। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। और ये क्या इंक्लूड नहीं करती है? जो ये इंक्लूड नहीं करती है वो है बोनस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कमीशन, कन्वेंस अलाउंस, रिट्रेंचमेंट अलाउंस एटसेट्रा। ये सारी चीजें ये इंक्लूड नहीं करता है। तो वेजेस का बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वो क्या इंक्लूड करता है और वो क्या इंक्लूड नहीं करता है। अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर देगी उसको स्टेट को मानना पड़ेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लोर वेज रेट फिक्स कर देती है। फ्लोर वेज रेट होता है कि एक मिनिमम वेज रेट, कि हम इसको कहते हैं ये एक फ्लोर वेज रेट फिक्स कर दिया, सपोज 200। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें चेंजेस करना चाहती है तो दे कैन कीप या दे कैन फिक्स द वेज रेट अबव 200, नॉट बिलो 200। या तो वो 200 देंगे या 200 से अबव फिक्स करेंगे, वो 200 से नीचे नहीं दे सकते। तो दिस इज फ्लोर वेज रेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोर वेज रेट आपने याद रखना है। अब इतना सारा कंफ्यूजन था क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत सारी चीजें थी, चैप्टर्स बहुत सारे थे, सेक्शंस बहुत सारे थे, तो उन सबको रिड्यूस करके जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया। तो वेज जो कोड था वो एक रेगुलर वेज और बोनस को देने के लिए, कि प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से सब कुछ हो जाए, और इसी वजह से इसको किया गया। अब इसमें 9 चैप्टर हैं, 67 सेक्शंस हैं और 26 डेफिनेशंस हैं।
इक्विटी ऑफ लेबर और वेलफेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो पिछले कोड से उसमें बहुत फ़र्क था। अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी हुई थी, अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे, जिसको एक आम आदमी को समझना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से इसको चेंज किया गया। अब इसमें 44 लेबर लेजिस्लेशन को चेंज करके 4 जो कोड से उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई गई। अब वेज का मीनिंग कॉमन कर दिया गया, सब में सारे जो कोड्स थे उन सब में वेजेस का मीनिंग जो है उसको कॉमन कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें की गई वो किया गया ऑनलाइन प्रोसेसिंग या डिजिटाइजेशन हम कह सकते हैं। मतलब जो भी काम होगा, जितने भी काम होंगे, इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में, जितना भी काम होगा सारा डिजिटल होगा, यहाँ पर सब जो है ऑनलाइन मोड में होगा। थर्ड इज यहाँ पर जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस है उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी उसके ऑफेंसेस होंगे, मगर चीज़ें जो है वो ऐसे नहीं होगी कि हाँ मतलब पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बट ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि रिपीट ना हो चीज़ें, ऐसा कुछ किया जाएगा। और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्टर किया जाएगा और यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई है वेज कोड को। मतलब इनका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें इसको फास्टर करना है, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना है और क्लियर करना है काफ़ी ज़्यादा। वेज कोड is an act to amend and consolidate. You can take down it. आप इसको लिख सकते हैं कि it is an act to amend. एक एक्ट बनाया गया जिसमें आपने अमेंडमेंट्स की, कंसोलिडेट किए सारे लॉज, जो भी वेजेस, बोनस, सैलरी से रिलेटेड थे, जो भी पुराने थे, उन सबको अंडर वन रूफ लेकर आइए। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज की फीचर्स ऑफ वेज कोड 2020। सबसे पहला फीचर क्या है? टाइमली पेमेंट। जो भी लेबरर्स को पेमेंट जो है टाइम से नहीं मिलते थे वो टाइमली दिए जाएंगे। अब वो टाइम लिमिट क्या है वो हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे कि किस किस तारीख को किस किस को वेजेस मिलने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी पता होना चाहिए। सेकेंड इज ईज ऑफ कंप्लायंस। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, कंप्लायंस में ईजी हो जाए आपको। चेंज रोल ऑफ इंस्पेक्टर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्पेक्टर का रोल चेंज किया गया। पहले इंस्पेक्टर का काम होता था सिर्फ इंस्पेक्शन करना, बट अब जो इंस्पेक्टर का काम है वो सजेस्टिंग ऑफिसर के तौर पे भी है। मतलब उसको सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करनी है, उसको सजेशन भी देना है। उसके बाद डेफिनेशंस कम कर दिए गए इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेशन कम करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। ये एक ऐसा लॉ था जो रेगुलेट कर रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस को, बोनस को, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में, बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, सब में। मतलब इन सारे सेक्टर्स में चीज़ों को यूनिफॉर्म किया गया है इस वेज कोड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर कर ली गई हैं। ये इंश्योर करता है कि सारे वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। पुराने वाले वेज कोड्स में क्या होता था कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को वो कंसिडर करते थे, बट नए वाले में क्या है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अपने अंडर ही लेते हैं। साथ ही साथ उनको सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और मिनिमम वेजेस इंश्योर करते हैं कि इनको मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, यूनिफॉर्म डेफिनेशंस ऑफ वेजेस, अपॉइंटमेंट स्टेटस। उनको मतलब उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कच्चा काम, सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज रीस्किलिंग फंड्स टू डेवलपमेंट स्किल। जो स्किलिंग फंड्स थे उसको चेंज करके डेवलपमेंट स्किल पे किया गया। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे उनको, हेल्थ चेकअप्स कराए जाएंगे इनके टाइम टू टाइम, पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन एम्प्लॉयज। अगर जो एम्प्लॉयर जो है अगर वो टाइमली इनको पेमेंट नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टी एंड फाइन भी लगेंगे। अब इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस जो किए गए वो क्या किए गए कि एक तो इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाएगा। इन्फ्लेशन को कंसिडर करने से जो डियरनेस अलाउंस होता है वो चेंज हो जाता है, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं। तो 5 साल में एक बार तो रिवीजन करना ही करना है। मतलब जो भी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, उनको 5 साल में एक बार रिवाइज करेंगे ही करेंगे। दूसरा, रेट को, जो इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो डीए चेंज होता है उसको 6 महीने में एक बार आपको रिवाइज करना है। एक पहला होगा 1 अप्रैल को चेंज और दूसरा होगा 1 अक्टूबर को चेंज। थर्ड जो चेंज किया गया वो किया गया वेज स्ट्रक्चर को सिंपल बनाया गया। कॉम्प्लिकेटेड था काफी, उसको सिंपल कर दिया गया। फिर जो मिनिमम वेज रेट था वो पहले जो उसके तो मतलब मिनिमम वेज रेट के जो क्राइटेरियाज थे पहले बहुत थे 1915, और अब इसको किया गया मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 पर स्टेट। मतलब एक स्टेट में कम से कम 3 तरह के वेज रेट हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन और समथिंग यू कैन से। वेज रेट को लेके काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई गई लेबर्स के अंदर, ट्रेड यूनियंस के अंदर, कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में डाला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको भी आप एम्प्लॉयर ही कंसिडर करेंगे।
नेक्स्ट इज वेजेस की डेफिनेशन को बहुत ही क्लियरली समझाया गया। काइंड पेमेंट, व्हाट इज काइंड पेमेंट? काइंड पेमेंट इज पेमेंट्स अदर देन कैश, जो कैश को छोड़ के जो दूसरी पेमेंट्स होती है वो मैक्सिमम 15% होनी चाहिए। ओवर टाइम कॉम्पनसेशन ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जो कि कंपनीज में फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कि अगर आपकी ओवर टाइम आपसे लिया जाता है तो ओवर टाइम की पेमेंट जो है वो आपकी ट्वाइस देन नॉर्मल वेज रेट, मतलब अगर पर डे आप 1000 रुपीज पर डे पे काम कर रहे हैं तो अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आप 2000 में काम करेंगे, इट्स ट्वाइस, वो होना चाहिए। और नेक्स्ट इज, ये भी इसी से रिलेटेड है ओवर टाइम से, कि रिटर्न कॉन्सेंट लेनी बहुत जरूरी है एम्प्लॉय से कि हम आपसे ओवर टाइम लेंगे, तो उसके लिए एक एम्प्लॉय की रिटर्न जो कंसेंट है वो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज, उनको पेमेंट बहुत टाइमली दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, किस डेट पे दी जाएगी, वो हम लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट होगी, सैलरीज जो होंगी वो ऑनलाइन दी जाएगी अदर देन कैश, कैश में नहीं देनी है आपको, ऑनलाइन देनी है। साथ ही साथ आपको वेज स्लिप्स देनी है, अपने अपने वर्कर्स को, अपने अपने एम्प्लॉयज को आपको वेज स्लिप्स भी देनी पड़ेगी। फिर अगर आप उनको फायर कर देते हैं या नौकरी छोड़ते हैं आपके एम्प्लॉय, या आप निकालते हैं उनको किसी भी वजह से XYZ से, अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो जॉब छोड़ने के बाद 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको उनको पेमेंट करनी है। जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर पेमेंट करेगा। इसके अलावा जो लिमिटेशन पीरियड है क्लेम को फाइल करने का, वो पहले 2 साल था, अब वो 3 साल कर दिया गया है। मतलब इन केस आपका कोई मैटर है, आपको कहीं कोई एरियर नहीं मिला या समथिंग, जो भी XYZ रीजन है, अगर आपको उसके लिए क्लेम करना है तो पहले आप 2 साल के अंदर अंदर कर सकते थे, अब आपका लिमिटेशन पीरियड बढ़ा के कर दिया गया है 3 साल। इसके अलावा जो आपका फास्ट ट्रैक क्लेम है उसमें आपका काम जाएगा, मतलब आपका जो क्लेम है वो फास्ट ट्रैक पे सॉल्व किया जाएगा। नाउ टाइम टू डिस्कस कि आपकी वेजेस कौन कौन सी डेट पे मिलती है। अब कैटेगरी भी अलग अलग है वर्कर्स की। जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो डेली के दिहाड़ी पे जो काम करते हैं डेली वाले, उनको मिलनी चाहिए उनकी शिफ्ट के एंड पे। सपोज अगर मेरी 6 घंटे की शिफ्ट है तो मेरी शिफ्ट खत्म होते ही मुझे आज की पेमेंट मेरी मिल जानी चाहिए, ये नहीं कि तुम आज की पेमेंट कल लेके जाना। सेकेंड इज वीकली वर्कर्स। जो वीकली वर्कर्स होते हैं उनको वर्किंग जो डे होता है लास्ट वाला वीक का, मतलब इफ आई एम वर्किंग फॉर मंडे टू फ्राइडे, अगर मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक काम कर रही हूँ तो फ्राइडे वाले दिन मुझे मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए वीकली वर्कर को। फोर्टनाइट वर्कर, अगर मैं फोर्टनाइट वाली वर्कर हूँ, 14 या 15 दिन वाली वर्कर हूँ मैं, तो मुझे मिलना चाहिए बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर फोर्टनाइट। मतलब मैंने काम कर लिया अपना 14-15 दिन वाला, 14 दिन का काम करने के बाद मैं उसके बाद के 2 दिन, जो दूसरा वाला दिन है, उसके एंड तक मुझे मिल जानी चाहिए पेमेंट। एंड लास्ट इज मंथली वर्कर। जो मंथली बेसिस पे काम कर रहा है उसका हमें पता ही है, अगर 1000 से कम कंपनी वाले उसमें काम कर रहे हैं वो, तो उसको मिलनी चाहिए आपके 7 तारीख को। मतलब अगर मेरी कंपनी में 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं तो मुझे अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट मिल जानी चाहिए। अगर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं 1000 से ऊपर वर्कर तो मुझे मिलना चाहिए 10 तारीख तक, मतलब अगले महीने की 10 तारीख तक। तो ये बहुत ही क्लियर है कि कौन कौन सी डेट पे किस किस तरीके के वर्कर्स को पेमेंट मिलती है। इसके अलावा इसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसी वेज कोड 2020 में, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि लड़का और लड़की या मेल या फीमेल जो भी काम कर रहे हैं, वर्किंग नेचर के बेसिस पे पेमेंट होगा, सेक्स जेंडर के बेस पे पेमेंट नहीं होगा। आप कभी ये नहीं कहेंगे ये फीमेल है तो इसको पैसे कम मिलेंगे और ये मेल है तो इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क अगर सेम है दोनों का तो पेमेंट भी दोनों की सेम होगी। वर्किंग कंडीशन भी सेम होने चाहिए। उसके अलावा जो बोनस है, बोनस के ऊपर क्या इन्होंने डिसाइड किया है कि 30 दिन, अगर साल में आपने 30 दिन काम किया है कम से कम एक कंपनी में, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो। 30 डेज काम किया है तो एक अकाउंटिंग ईयर का जितना बोनस मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये बोनस को लेके 8.33% या 100 रुपीज विच एवर इज हायर। बोनस का रेट क्या रखा है इन्होंने, या तो 8.33% या 100 रुपीज, जो भी ज्यादा होगा इन दोनों में से वो आपको मिलेगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है कंपनी का वो जरूर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो आपका ओनर है उसको जरूर वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो अपने वर्कर्स के साथ शेयर करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेनल्टी। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी में अगर आपकी जो आप कल को किसी वर्कर को लेस देते हो पेमेंट, अब ये टाइप ऑफ ऑफेंस है कि अगर आप अपने वर्कर को देते हो पैसे कम तो उसमें आपको लगता है फाइन 50,000 रुपए का।
अगर आप दोबारा से यही गलती करते हो, आप दोबारा से उसको पेमेंट कम देते हो, तो सेकेंड टाइम इसी ऑफेंस के लिए आपको जेल हो सकती है 3 महीने की, या 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। थर्ड इज, आपने कोई रूल तोड़ दिया, कोई भी रूल आपने ब्रेक किया है वेज कोड का, तो आपको 20,000 तक का फाइन होता है। फोर्थ इज, आपने जो है वो अगर रूल तोड़ना रिपीट किया दोबारा से, तो उस केस में आपको 1 महीने की जेल और 40,000 का फाइन तक हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया किसी वर्कर के पेमेंट का, तो आपको 10,000 तक का फाइन होता है। तो ये है आपकी पेनल्टीज। तो ये जो था, ये था पूरा वेज कोड 2020। मगर अब इसको अगर कंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन आ गई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वेज कोड के बारे में बताना है, उसके बाद उसके पुराने कोड्स के नाम बताने हैं, फिर आपको बताना है वेजेस की डेफिनेशन, क्यों जरूरत पड़ी नई डेफिनेशन देने की, क्यों जरूरत पड़ी वेज कोड बनाने की, आप उसकी नीड बताएंगे। उसके बाद आप उसमें पेनल्टीज भी इंक्लूड करेंगे, आप उसके अंदर डेट ऑफ जो पेमेंट है वो भी बताएंगे, और उसके की फीचर्स के बाद आप कंक्लूजन बताएंगे कि इस वेज कोड 2020 का कंक्लूजन यही है कि ये कोड इसलिए बनाया गया ताकि सिंप्लिसिटी लाई जा सके, क्लैरिटी लाई जा सके, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाई जा सके, मतलब एक अप्रोच लाई जा सके जिसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ समझ आ जाए, रेम्यूनरेशन आ जाए, बोनस आ जाए, जितना एडिशनल बेनिफिट्स है वो आ जाए, पेनल्टीज आ जाए, पनिशमेंट्स आ जाए, सैलरी आ जाए, एवरीथिंग। मतलब अगर आपने वेज कोड 2020 पढ़ लिया तो आपका उसके अंदर सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद रेगुलर जो है एडजस्टमेंट है वेजेस की, वो होनी चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होनी चाहिए, रिविजन टाइम टू टाइम होना चाहिए, 100% कवरेज होना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी एक ही रूफ में। टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं कि ऑनलाइन हो गया सब चीज़, डिजिटाइजेशन हो गया हर चीज़ का, वेजेस स्लिप वगैरह मिलने लग गए, ग्रीवियंस सेल बना दिया गया है जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस सेल पे जाके कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। सिंगल वेज रेट सिस्टम बना दिया है, इतने 50 तरीके के वेजेस नहीं होंगे, अब सिंगल वेज रेट सिस्टम है, और एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन दे दी गई है। तो वेज कोड 2020 अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, और आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, डेड श्योर क्वेश्चन है, आपको इसको की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और खासकर वो एडवोकेट्स जो कि लेबर लॉज में अपनी स्पेशलाइजेशन बना रहे हैं, उनको तो वेज कोड बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैंने वेज कोड का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर कवर किया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस, एंड एक कमेंट ज़रूर छोड़िए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।